अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हमारे चैनल पर पोस्ट होने वाले तमाम नावल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ आपके पसंदीदा नावल तशनगी जहाँ अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 16 के साथ। लेकिन इससे पहले कि किसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। किस नंबर 16। नीचे आकर मीरब को अंदाज़ा हुआ था कि वो उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आया था। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, शहरोज़ गिलानी को अपने करीब मत आने दो। ज़रा उसे गाड़ी के करीब लाकर नीचे उतारते बोला था। तुम्हें फ़र्क पड़ता है? मीरब ने उसकी इस शिद्दत पसंदी पर न जाने किस एहसास के ज़ेर असर उसकी जानिब देखा था। नहीं। ज़रा झुका था, मीरब के माथे पर अपने दहकते लब रखते वो उसे पत्थर कर गया था। तुम्हारी मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। ज़राब खान न्याज़ी अपनी इस्तेमाल की गई बेजान शय पर भी अपने दुश्मनों की नज़र नहीं पड़ने देता। तुम तो फिर मेरी साबका माशूका हो। तुम पर कैसे शहरोज़ गिलानी की नज़रें पड़ने दूँ? मेरी हैरत को गवारा नहीं है, इसलिए वार्न कर रहा हूँ। नुकसान की ज़िम्मेदार तुम होगी। और हाँ, ये जो मेरे सामने रहने का नया ड्रामा शुरू किया है, इससे भी बाज आ जाओ। तुम ये सब करके नरमीन कुरैशी को मुझसे दूर नहीं कर सकती। अनकरीब मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ज़राब ने एक ही सांस में उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। खामोशी से उसकी सारी बातें सुनते आखिरी बात पर मीरब पागल हुई हो गई थी। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। इससे पहले ही नरीन कुरैशी को मरवा दूंगी। मीरब मजबूत लहजे में बोली थी। उसकी आंखों में आंसू निकल आए थे। जो देख ज़राब ने मुठियाँ भींच ली थीं। ऐसा तो होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ज़राब उसकी नम आंखों में अपनी लाल आंखें गाड़े बोला था। तो फिर ठीक है, मेरे हाथ काट भी दोगे तब भी मुझे शहरोज़ से दूर नहीं कर पाओगे। याद रखना तुम भी। मैं भी शहरोज़ से शादी करूँगी तुम्हारी आंखों के सामने। मीरब का दिमाग गुस्से में काम करना छोड़ जाता था। शट अप, सोच समझ कर बोलना सीखो। उसकी बात के जवाब में ज़राब उसकी कलाई दबोच कर उसकी कमर गाड़ी से टिकाता उस पर झुकते गराया था। क्यों क्यों ना बोलूँ ऐसे। मीरब भी उसके आगे गुस्से से बिपरी खड़ी थी। मेरे ज़िद का इम्तिहान मत लो मीरब। मैं मुँह कर जाऊँगा जिस पर तुम समेत तुम्हारे ख़ानदान का हर फ़र्द पछताएगा। ज़राब ने उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर ये लड़की आज तक उसकी कोई बात नहीं समझती थी। हाँ, बस नफ़रत बहुत ही ईमानदारी से करती थी। तुम जानते हो, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा था वो, जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। तुम सिर्फ धिक्कारे जाने के काबिल हो। दोनों ख़ानदानों के बीच की दुश्मनी की वजह भी तुम हो। तुम्हें जो ये सब लोगों ने इतना ऊंचा मकाम दे रखा है, तुम इसके काबिल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो। मेरा दिल चाहता है पूरी दुनिया को बताऊं कि कितना कितना बड़ा धोखा किया है तुमने मेरे साथ। पहले मुझे अपनी झूठी और फ़रेब भरी मोहब्बत में फंसाकर अपना दीवाना बनाया और फिर बीच राह में छोड़कर चल चल दिए। मेरे अरमानों के कातिल हो तुम। कभी माफ़ नहीं करूँगी। देखना एक दिन गिड़गिड़ाओगे तुम मेरे सामने, रोओगे, मगर माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। मर जाऊँगी लेकिन माफ़ नहीं करूँगी। मीरब शिद्दत से रो दी थी। ज़राब साकित सा खड़ा उसे देखता रहा था और आगे बढ़कर उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था। मीरब ने उसकी इस खामोशी पर एक ज़ख्मी निगाह उस पर डाली थी। अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ती वो उसकी निगाहों से ओझल हो चुकी थी। गाड़ी गेट से निकल गई थी। ज़राब कितनी ही लम्हे अपनी जगह से नहीं हिल पाया था। धोखा तो उसने दिया था, जिसकी सज़ा वो अब तक भुगत रहा था और आगे भी सारी ज़िंदगी भुगतनी थी। मगर इस धोखे का दावा करना उसके बस में भी नहीं था। सुल्तान शाह याकूब खान न्याज़ी का सगा भांजा था। सुल्तान शाह और अहमद शाह दो भाई थे। दोनों के बीच 12 साल का फ़र्क था। अहमद शाह सुल्तान शाह से 12 साल बड़े थे। अहमद शाह और उनकी बीवी आमना शाह ने सुल्तान शाह को बिल्कुल अपनी सगी औलाद की तरह मोहब्बत दी थी। उनके वालिदैन की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, इसलिए सुल्तान शाह के लिए भी उसके भाई भाभी ही इसका सब कुछ थे। सुल्तान शाह ने हमेशा दोनों को अपने वालिदैन का दर्जा ही दिया था। आमना चाहती थी कि सुल्तान शाह जैसे अच्छे और सुलझे हुए खूबरू लड़के की शादी उनकी सबसे छोटी बहन मदिया से हो, जबकि सुल्तान शाह अपने मामूजाद नवेरा को बहुत पहले अपना दिल दे बैठा था, जिस बात से आमना भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी, मगर वो उसके बावजूद सुल्तान और मदिया की शादी करवाना चाहती थी। वहीं दूसरी जानिब
उन दिनों नवेरा के लिए 2 ऐसे रिश्ते आए थे जिन पर याकूब न्याज़ी संजीदगी से गौर करने लगे थे, जिनमें से एक सरफराज गिलानी के छोटे भाई शहाब गिलानी का रिश्ता और दूसरा हुसैन राजपूत के पोते यावर राजपूत का रिश्ता था। ये दोनों ही बहुत बड़े ख़ानदान के सपूत थे। दोनों ख़ानदानों से ही खान हवेली वालों के इस वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। याकूब न्याज़ी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के लिए बेहतरीन फ़ैसला क्या होगा। जिनमें से एक को इनकार और दूसरे को इकरार करना याकूब न्याज़ी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। वो दोनों ही नवेरा को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, मगर नवेरा के दिल में कौन था ये बात कोई नहीं जानता था। वह बहुत सादा सी लड़की थी जिसकी ज़िंदगी में सुल्तान शाह नामी शख्स ने आकर उसे मोहब्बत के साथ से रोशनास करवाकर उसके दिल दिमाग में अपना तस्वर बिठा दिया था। जैसे ही उसके लिए उन दोनों ख़ानदानों से रिश्ते आए, वह एकदम परेशान हो उठी थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान शाह से शादी करना चाहती थी। उसे ना तो शहाब पसंद था और ना ही यावर। शहाब गिलानी से उसका ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा था, जबकि यावर राजपूत उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। उसने घर में किसी को नहीं बताया था। यावर उसे एक बार यूनिवर्सिटी में और कई बार फ़ोन कॉल पर हरास कर चुका था। वो उससे शादी करना चाहता था और ये भी जानता था कि वो और सुल्तान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। नवेरा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। वो जानती थी कि इस पर कितना बड़ा खून खराबा हो सकता है। वो जानती थी इस पर कितना बड़ा खून खराबा हो सकता था। इसलिए उसने इस बारे में ना तो सुल्तान को कुछ बताया था और ना ही अपने बाबा भाइयों को। मगर जैसे ही उसके लिए रिश्ते आए थे, उसका खौफ कई गुना बढ़ गया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान से शादी की ख्वाहिशमंद थी। अहमद शाह के याकूब न्याज़ी के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे। सुल्तान शाह ही था जिसने नवेरा की खातिर दोनों ख़ानदानों को कुछ हद तक साथ जोड़ रखा था। मगर जैसे ही सुल्तान ने अहमद को नवेरा के लिए रिश्ता ले जाने की बात की, उसकी बात सुनते ही अहमद ने साफ इनकार कर दिया था। ये कलर सूट कर रहा है ना मुझे, मैं ठीक लग रही हूँ। मीरा अब अपने रूम में बैठी कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स रीड कर रही थी जब शाहनूर ने तीसरी बार आकर ही वही सवाल दोहराया था, जिस पर अब की बार मीरब ने ज़िद होते उसे घूरा था। मीरब हवेली वापस आ गई थी। वो सजियत के साथ अकेले नहीं रह पाई थी। इस शख्स से हुई उस मुलाकात ने मीरब की न जाने कितनी रातें बेचैन रखी थीं, मगर अब वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। एक बार फिर उसने अपने ज़ख्मों को तपक तपक कर सुला दिया था। अपने घर वालों और दुनिया वालों के सामने वो एक मुख्तलिफ मीरब बनकर सामने आई थी, जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि हंसी मुस्कुराती लड़की अंदर से किस कदर अजियत समेटे हुए थी। इधर बैठो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम खान हवेली जा रही हो या किसी फैशन शो पर? इतनी पागल क्यों हुई पड़ी हो? मीरब ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपने मुकाबले बिठाते पूछा था। मीरब के तफ्तीश भरे अंदाज पर शाहनूर घबरा गई थी, गड़बड़ा गई थी। नहीं, वो पहली बार जा रही हूँ ना वहाँ, तो इसलिए। शाहनूर हमेशा मीरब के सामने घबरा जाती थी। उसे डर होता था कि कहीं मीरब उसकी आंखों के रंग न पहचान ले। वो खान हवेली वालों के सबसे ज़्यादा खिलाफ थी। अच्छी लग रही हो, पर ध्यान से रहना वहाँ पर। उन 3 न्याज़ियों से ख़ास कर बच के रहना। बाहर से जैसे नज़र आते हैं, अंदर से बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। मीरब ने उसे ज़राब, अर्शान और फ़िरोज़ के हवाले से वार्न किया था, जिस पर शाहनूर बस सर हिलाकर रह गई थी। वो अपनी माँ और ताई जान के साथ नवेरा की आदत के लिए जा रही थी। उन्होंने मीरब को भी साथ चलने को कहा था, मगर मीरब ने साफ इनकार कर दिया था। उसे इस हवेली में जाने का कोई शौक़ नहीं था। वो लोग ड्राइवर के साथ खान हवेली पहुंची थीं। शानू बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि अर्शियान हवेली पर मौजूद था या नहीं, मगर उसकी हवेली में आने के एहसास से ही शाहनूर की हथेलियाँ भीग चुकी थीं। कौसर बेगम और बाकी सब ख़वातीन उन्हें बहुत ही मोहब्बत से मिली थीं। उन सब को मासूम से धीमे मिजाज की शानूर बहुत पसंद आई थी। आपके और मीरब के मिजाज में बहुत फ़र्क है। वो थोड़ी मगरूर सी लगी मुझे। ज़राब की छोटी बहन हमना शाहनूर के साथ बैठी साफ गोई से बोली थी। मीरब ने उस दिन वहाँ किसी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई थी, इसलिए वहाँ मीरब का कुछ ऐसा ही इमेज बन चुका था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीरब थोड़ी रिज़र्व नेचर की है। वो इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं है, मगर दिल की बहुत अच्छी और सॉफ्ट नेचर की है। शानूर के लहजे में मीरब के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, जो महसूस करते हमना मुस्कुरा दी थी। सब ख़वातीन नवेरा के पास बैठी थीं जब हमना शानूर को लिए बाहर आ गई थी। तुम कहाँ हो इस वक्त? शानूर हमना के साथ उसकी हवेली देख रही थी, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। जब उसे मीरब का मैसेज मौसूल हुआ था, खान हवेली में हूँ, तुम्हें बता कर तो आई थी। शानूर मीरब के सवाल पर हैरान हुई थी। मेरा एक काम करना होगा तुम्हें, अभी इसी वक्त। मीरब ने फ़ौरन जवाब दिया था। कैसा काम? शानूर को मीरब का ये अंदाज़ खौफ में मुब्तला कर देता था। ज़राब खान के
रूम में जाकर मुझे एक फ़ाइल की कुछ पिक्स सेंड करनी होंगी तुम्हें। मीरब की बात सुनकर शाहनूर की आंखें बाहर को उबल पड़ी थीं। मीरब, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम मुझे खान हवेली से चोरी करने का कह रही हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे अपने हाथ बहुत प्यारे हैं, मैं इनसे महरूम नहीं होना चाहती। शाहनूर ने साफ इनकार कर दिया था। नूर, प्लीज़ मान जाओ ना, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तुम जानती हो ना मैं ज़रा खान को हराने के लिए दिन रात कितनी मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मान जाओ। मीरब मुल्तजी लहजे में बोली थी। मैं पकड़ी जाऊंगी मीरू, क्या सोचेंगे ये सब? शाहनूर ने इस सोच के साथ ही झिरझिरी सी ली थी। देखो, हम सिर्फ दुश्मन हैं, हमारे बीच ये रिश्ता दुश्मनी की बुनियाद पर ही रखा गया है। प्लीज़ ऐसी कोई घटिया हरकत मत करना। हनम उसके सामने दिलेरी दिखा रही थी, मगर अंदर से उसका दिल सूखे पत्ते की मानत कांप रहा था। फिरोज़ उसके दाएं बाएं अपनी हथेलियां जमाता उसे पूरी तरह से अपने हिसार में कैद कर गया था। ये लड़की बेपनाह हसीन थी, मगर वो फिरोज़ खान न्याजी था, जिसकी ज़िंदगी में उन रंगीनियों की कोई जगह नहीं थी। उसे आज तक ना तो कभी उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी मिली थी और ना ही वो ऐसी कोई ख्वाहिश रखता था। वो हमेशा से अधूरा रहा था और मरते दम तक ऐसे ही रहना चाहता था। मेरा टेस्ट अभी इतना भी ख़राब नहीं हुआ। तुम जैसी पागल लड़की मेरी चॉइस कभी नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी कोई भी खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँगा। फिरोज़ ने उसके हुलिये पर गहरी चोट करते उसे उसकी औकात बताई थी। उसका सर्द और सपाट लहजा और तौहीन आमेज़ अंदाज हानम का चेहरा लाल कर गए थे। उसे आज तक हमेशा हर जगह रद्द किया गया था, धुतकारा गया था। कभी किसी लड़की ने उसे अपना दोस्त तक नहीं बनाया था। यहाँ तक कि कभी क्लास में भी उसके साथ बैठना तक गवारा नहीं किया था किसी ने। मगर उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे परवाह ही नहीं रही थी कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। लेकिन आज इस शख्स के होंठों से निकलने वाले अल्फाज उसे बहुत बुरे लगे थे। वो ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम्हारी चॉइस बनने का, हानम ने फ़ौरन तड़क कर जवाब दिया था। उसके दोदिया गाल गुस्से की शिद्दत से लाल हो चुके थे। दायां अबरू उठाए वो इसे घूरे जा रही थी। वो वो इस वक्त ब्लैक कलर की जीन्स और शर्ट में मलबूस थी। ग्रे रंग का स्कार्फ उसकी गर्दन पर पड़ा था, जिससे हमले के दौरान उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। गुड, आगे भी नहीं होना चाहिए। फिरोज इससे दूर हुआ था। तुम मेरे चाचू को मार चुके हो, तुम्हारी दुश्मनी उनसे थी जो पूरी कर चुके हो तुम। फिर मुझे यहाँ कैद करने का क्या मकसद है तुम्हारा? खानम उसे अपने रूम की जाने बढ़ते देख हफ्की से बोली थी। उसे अब यहाँ अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। तुम्हें आज़ाद छोड़ दूँ ताकि तुम मुझ पर ऐसे ही कातलाना हमले करती फिरो। फिरोज़ ने पलट कर उसे जवाब दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि हानम आखिर चाहती क्या है उस वक्त। तो क्या मेरे करीब रहकर तुम महफूज रहोगे? हानम अपनी गर्दन से स्कार्फ निकालती अपने बालों को जोड़े में मुकीद करती उसकी जाने बढ़ी थी। फिरोज़ खामोशी से उस सरपरी लड़की की हरकत मुलाजा कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करना चाहती है। उसकी स्कार्फ हटाने की वजह से उसकी शर्ट के खुले गले से झांकता दायां कंधा और उस पर बना बर्थ मार्क नुमाया हुआ था। फिरोज़ ने अपनी सांसें रोक ली थी क्योंकि वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आन खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में झांकती वो पल भर के लिए फिरोज़ को मस्मराइज कर गई थी। फिरोज़ खान न्याज़ी, बहुत शातिर हो तुम, मगर मेरा मुकाबला फिर भी नहीं कर सकते। मुझे खुद यहाँ से आज़ाद करोगे तुम, बहुत जल्द। फिरोज़ की गर्दन में बाजू मायल करते वो अभी बोल ही रही थी जब उसी लम्हे फ़िरोज़ के मोबाइल पर याकूब न्याज़ी की कॉल आने लगी थी, जो देख हनम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। जारी है। जी प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की किस्त? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब रेगुलर आपको एपिसोड्स मिलती रहेंगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस फौरी तौर पर आपको मिल सकें। खुदा हाफिज़।